हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जब भी पार्टनर की डेथ होती है या पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तो उस केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी या फिर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इन दोनों का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी को हम सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी कहते हैं। हम इन दोनों के आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जेएलपी और आईएलपी के बीच का डिफरेंस। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम में ही मेंशन है, एक ऐसी लाइफ पॉलिसी जो सभी पार्टनर्स की लाइफ के बेसिस पर कंबाइंड फॉर्म में ली गई है। सभी पार्टनर की लाइफ के लिए एक पॉलिसी ली गई है जेएलपी, सभी पार्टनर्स की लाइफ के लिए अलग अलग पॉलिसी ली गई है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी या फिर सेपरेट लाइफ पॉलिसी। दूसरी बात, फर्म पॉलिसी लेती क्यों है? तो पार्टनर फर्म के लिए है की मैनेजर पर्सन, जो फर्म के लिए डिसीजन मेकिंग काम करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी लाइफ की सिक्योरिटी करना फर्म की जिम्मेदारी है। पार्टनर फर्म के लिए एसेट है। दूसरा, जब पार्टनर की डेथ होगी या पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, उस समय फर्म को पैसा चाहिए इकट्ठा कि पार्टनर को पेमेंट कर पाए या पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट कर पाए। तो उस केस में फर्म इस लाइफ पॉलिसी से पैसा रिलाइज करके पार्टनर को या फिर पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा पेड कर सकती है। अगली बात, कुछ की टर्मिनोलॉजी इसमें मैंने 4 लिखी है, इसमें से केवल 3 ही काम में आएंगी। पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, प्रीमियम अमाउंट, और आखिरी मेच्योरिटी अमाउंट, जो किसी भी क्वेश्चन में काम में नहीं आएगा। तो इसको हम समझेंगे एक सिंपल इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो इलस्ट्रेशन मेरा, रामा कृष्णा रघु आर दी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर 5-3-2 में दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक पॉलिसी ली गई सभी पार्टनर की लाइफ के बेसिस पर, और जिसका अमाउंट है 50,000। इस 50,000 का मतलब है अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई इस पॉलिसी के टाइम पीरियड के दौरान, तब फर्म को 50,000 रुपए मिलेंगे, और इसे हम बोलेंगे पॉलिसी अमाउंट। तो पॉलिसी अमाउंट का मतलब जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो फर्म को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। आगे चलें, अगला कहता है पॉलिसी ली गई 50,000 की, अ प्रीमियम ऑफ 3,000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 10th जून। इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए फर्म हर साल 3,000 रुपए का पेमेंट करेगी, जिसे कहेंगे प्रीमियम अमाउंट, जिसे कहेंगे प्रीमियम अमाउंट। तो एक ऐसा अमाउंट जो पॉलिसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करेगा वो कहलाएगा प्रीमियम अमाउंट, और फर्म को यही हर साल पेड करना है। आगे कहता है सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, हमें पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू गिवन। अब सरेंडर वैल्यू का मतलब, पार्टनर रामा का कहना है कि ये जो पॉलिसी हमने ली है 50,000 रुपए वाली, इस पॉलिसी का इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग टेन्योर 10 साल है, मतलब 10 साल तक फर्म को 3,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। पार्टनर रामा का कहना है कि 2 साल के बाद सपोज हमारे पास 3,000 रुपए नहीं हुए या फिर हमें ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रखनी है, तो क्या जो हम 2 साल तक 6,000 रुपए पेड कर चुके हैं, क्या वो हमें मिलेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी का ये कहना है कि हमने आपके स्टार्टिंग के 2 साल कुछ खर्चे किए, सारे खर्चे को काटने के बाद अगर पहले साल में आप सरेंडर करेंगे तो कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा, दूसरे साल में सरेंडर करेंगे तो आपको 6,000 के बदले में केवल 900 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल सरेंडर करेंगे तो 2019 में आपको केवल 2,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे करके फर्म के 9 साल तक की सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी दिखा रही होगी कि आप यदि स्टार्टिंग के 9 साल में इस पॉलिसी को सरेंडर कराएंगे तो आपको इतना इतना अमाउंट मिल जाएगा। ये बात होगी मेरी सरेंडर वैल्यू। यदि फर्म या पार्टनर पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो उस केस में पॉलिसी को कैंसिल कराना होगा, और जो कंपनी है पार्टनरशिप फर्म को एक सरेंडर वैल्यू का पेमेंट करेगी, जो मेरे क्वेश्चन में रेस्पेक्टिव अमाउंट गिवन है। तो ये बात होगी मेरी सरेंडर वैल्यू। अब बात आती है मेच्योरिटी अमाउंट की। अब पार्टनर कृष्ण का कहना है कि हमने पूरे 10 साल पेमेंट कर दिया और किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं हुई, तो क्या जो हमने 30,000 रुपए का अमाउंट पेड किया हमें वापस मिलेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना है बिल्कुल मिलेगा। 30,000 की जगह आपको मिलेंगे 35,000। तो जब भी अगर डेथ नहीं होती है तो पॉलिसी की मेच्योरिटी पे जो एक लमसम अमाउंट मिलेगा वो कहलाता है मेरा मेच्योरिटी अमाउंट। तो ये डिफरेंस था इन चारों कंपोनेंट के बीच में। मेच्योरिटी अमाउंट की कोई भी डिस्कशन किसी भी तरह के क्वेश्चन में नहीं होगी, तो हम केवल इन 3 के बेसिस पर चलते जाएंगे। अब चलें आगे, ये मेरी बेसिक बातें हो चुकी। अब फर्म ने जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी या फिर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम का पेमेंट किया है, याद रखें इंडिविजुअल और सेपरेट लाइफ पॉलिसी में भी यही 4 कंपोनेंट है। तो फर्म जो जेएलपी या फिर आईएलपी का पेमेंट कर रही है ईयरली, पेमेंट करने का मतलब जो प्रीमियम अमाउंट पेड किया जा रहा है, फर्म उसे एक्सपेंस मान सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकती है, फर्म उसे एसेट मान सकती है। तो एक्सपेंस मान के ट्रीटमेंट कुछ अलग फॉर्म में होगा, एसेट मानते हैं तो ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होगा।
पहली बात करें, जब एक्सपेंस माना गया तो सबसे पहला जब प्रीमियम का अमाउंट पेड करेंगे, एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। ये मैंने पहले साल किया, प्रीमियम का पेमेंट माना गया एक्सपेंस, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंस मुझे राइट ऑफ करने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एंट्री होगी ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। अब ईयर एंड पर इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी या फिर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। अभी तक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मैं कंबाइंड जो पढ़ा रहा हूं सारा दोनों में एप्लीकेबल है। तो ये मैंने प्रीमियम पेड कर दिया, ये मैंने राइट ऑफ कर दिया। यही एंट्री हर साल चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक पॉलिसी की कोई एक इवेंट अकर नहीं होती, या तो पार्टनर की डेथ हो जाए, या पार्टनर फर्म से हो जाए रिटायर, या पॉलिसी हो जाए मैच्योर। अब मैच्योर वाला कोई भी केस है ही नहीं है, केवल दो ही केस है, डेथ या फिर रिटायरमेंट का। अब जब भी पार्टनर की डेथ होगी, फर्म को क्या रिसीव होगा? फर्म को रिसीव होगा पॉलिसी अमाउंट। जब भी पार्टनर रिटायर होगा, फर्म को क्या रिसीव होगा? फर्म को रिसीव होगा सरेंडर वैल्यू। तो डेथ वाले केस में अब फर्म को पॉलिसी अमाउंट रिसीव हो रहा है, फर्म एंट्री क्या करेगी? एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। सर क्या हम इसे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल कहता है कि जब भी फर्म में रिकॉन्सिलिएशन हुआ है, तो कोई भी एसेट्स डिक्रीज या फिर इंक्रीज हुई है, कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज या फिर इंक्रीज हुई है, वो सारा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, फिर बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो यहां पर इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब भी पार्टनर की डेथ हुई, हम उसे प्रॉफिट नहीं मान सकते, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए एंट्री होगी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। ये अमाउंट आएगा मेरा पॉलिसी अमाउंट। अब इस पॉलिसी अमाउंट का क्या करेंगे? ये सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री होगी जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जीएलपी का ये ट्रीटमेंट जब पार्टनर की डेथ होती है। अब ये बात ध्यान रखनी है, अब मैं स्पेसिफिक सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूं। ये मैंने केवल अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के कंटेक्स्ट में ही बात की। अब यदि कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए, पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, तब भी वो पॉलिसी करानी होगी कैंसिल, क्योंकि पार्टनर उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस पॉलिसी में तीनों पार्टनर्स के नाम है। तो कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो वो पॉलिसी कैंसिल करानी होगी। एंट्री सेम यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी और फिर जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां हम चाहें तो इस जीएलपी की जगह हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, यहां हम चाहें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। और फिर अगली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये किस अमाउंट से होगी? ये होगी मेरे सरेंडर वैल्यू से। याद रखना है, ये मेरी होगी सरेंडर वैल्यू से। सरेंडर वैल्यू से क्यों? क्योंकि पार्टनर की डेथ नहीं हुई, पार्टनर का हुआ है रिटायरमेंट। तो मैं वापस एक बार समराइज कर दूं कि जब भी पार्टनर फर्म उस जीएलपी का अमाउंट को मान रहा है एक्सपेंस, और पार्टनर की तो डेथ होती है या पार्टनर होता है रिटायर, उस केस में एंट्री तो पहले प्रीमियम पेड करने की जीएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश। हर साल यही होगी, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश। और जिस दिन पार्टनर की डेथ होगी, फर्म को मिलेगा जीएलपी का पॉलिसी अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, और इस जीएलपी को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और जब पार्टनर होगा रिटायर, तो उस केस में एंट्री वापस बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, या फिर हम टू लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन, और फिर इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी सभी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के फॉर्म। ये एंट्री होनी है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के फॉर्म, ओल्ड पार्टनर्स, और ये होनी है ओल्ड रेशियो। मतलब जो भी जीएलपी का अमाउंट हमें रिसीव होगा, जहां मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया है, वहां मेरे सारे पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, वो भी ओल्ड रेशियो के फॉर्म में। एक बात करें इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन कहता है रामा कृष्णा रघु 3 पार्टनर 5:3:2 के फॉर्म में, पॉलिसी का अमाउंट है 50,000, प्रीमियम है 3,000। प्रीमियम हर साल फॉर्म पेड करती है 10 जून को। अब सरेंडर वैल्यू मुझे गिवन है स्टार्टिंग के 4 साल में, 17, 18, 19, 20 में। आगे कहता है पार्टनर राम हुआ रिटायर फॉर्म से 15 अप्रैल 2021 को, केस है रिटायरमेंट वाला। तो रिटायरमेंट वाले केस में फर्म को मिलेगी केवल सरेंडर वैल्यू। कौन सी सरेंडर वैल्यू मिलेगी? जो या तो मुझे जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन गिवन हो, अगर इस दिन गिवन नहीं है तो इसके जस्ट पिछले साल जो हमने ईयर एंड किया है,
उस दिन की 31 मार्च को। और यदि फर्म उसे एक्सपेंस मान के चल रही है तो गारंटी की बात है जिस दिन फर्म में से पार्टनर रिटायर हुआ है उस दिन की हमें सरेंडर वैल्यू दे रखी होगी। यहां मेरी सरेंडर वैल्यू में ये मान के चलूंगा, दी नहीं है कि जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ 15 अप्रैल को, उस दिन सरेंडर वैल्यू क्या आती है, तो पिछली साल जो निकल गई है उस दिन की सरेंडर वैल्यू हम लोग करेंगे यूज। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले जीएलपी को पेड करने की एंट्री होगी, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश 2017 में 10 जून को, साल के आखिरी 31 दिसंबर को राइट ऑफ करेंगे पीएनएल से। फिर वापस 2018 में यही एंट्री, 2019 में यही एंट्री, 2020 में यही एंट्री, 2020 तक एंट्री मेरी रहेंगी सेम यही। अब 2021 की 15 अप्रैल को पार्टनर हुआ है रिटायर, जेएलपी का पेमेंट डेट था 10 जून, तो पेमेंट डेट से पहले ही हो गया रिटायर, तो इस साल जो पॉलिसी का पेमेंट नहीं होगा, सीधा फर्म जेएलपी का अमाउंट रिसीव करेगी। कितना रिसीव करेगी, 3600। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, या फिर इसकी जगह हम रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। और फिर एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू कृष्णास कैपिटल, टू रघुस कैपिटल। जो मुझे 3600 रुपए रिसीव होगा उसे डिवाइड करूंगा 5, 3, 2। याद रखना है जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, पॉलिसी मुझे कैंसिल करानी होगी जब पार्टनर हुआ रिटायर। अब बात करें जब पार्टनर की होती है डेथ, सेम वही क्वेश्चन। अब पार्टनर की हो गई है डेथ 15 अप्रैल 2021 को, तो इस बार डेथ वाले दिन जो मुझे अमाउंट रिसीव होगा वो होगा पॉलिसी अमाउंट, मतलब 50,000। इस 50,000 करेंगे रिसीव, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। यहाँ स्पेसिफिक याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर की जब डेथ होगी उस दिन हम प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। डेथ के केस में कभी भी प्रॉफिट कहना मुश्किल है कि फर्म को फायदा हो गया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी 50,000 से, फिर जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, डिवाइड करेंगे सिंपल 5:3:2। ये बात थी केस नंबर 1 कि जब जेएलपी को माना गया एक्सपेंस। अब दूसरा, जब जेएलपी को माना गया एसेट, एसेट मानेंगे तो उसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। लेकिन एसेट साइड में प्रेजेंट करते वक्त मुझे अप्लाई करना पड़ेगा प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो कहेगा ऑल दी करेंट एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मेरे एग्जांपल में जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी वैल्यूड एट प्रीमियम अमाउंट जो हम पेड कर चुके हैं, और सरेंडर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जिस दिन हम जेएलपी का पेमेंट करेंगे एंट्री सेम वही होगी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। साल के आखिरी में हमें कंपेयर करना होगा जेएलपी की प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अगर प्रीमियम अमाउंट ज्यादा है, सरेंडर वैल्यू कम है, तो एक्सेस अमाउंट को हमें राइट ऑफ करना होगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और इनकेस सरेंडर वैल्यू ज्यादा है, प्रीमियम अमाउंट कम है, तो उस केस में केवल प्रीमियम अमाउंट से एंट्री जो हमें पहले करनी थी वो हम कर चुके हैं, कोई भी रिटर्न ऑफ नहीं होगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन की बात करें तो एंट्री सिंपल, जेएलपी पेड करने की, जेएलपी टू कैश या बैंक, और साल के आखिरी में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट करेंगे अप्लाई। तो कुछ हमें अगर राइट ऑफ करना है तो वो राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अब जिस साल पार्टनर होगा रिटायर, जिस साल पार्टनर होगा रिटायर उस साल कंपेयर कर लेंगे जेएलपी बुक्स में किस वैल्यू पर है। जिस साल पार्टनर होना है रिटायर, जेएलपी जितनी वैल्यू पर बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड है और हमें कितना पैसा हुआ है रियलाइज। अगर कम पैसा हुआ है रियलाइज, जेएलपी का अमाउंट चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ज्यादा पैसा रियलाइज हुआ है तो जेएलपी का अमाउंट वापस चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। अल्टीमेट एंट्री क्या होगी, अगर जेएलपी की वैल्यू बुक्स में सपोज गिवन है 5,000 और जब रिटायर हुआ तब सपोज रियलाइज हुआ 4500, या रियलाइज हुआ 5,000, या रियलाइज हुआ 6,000। तो इसे नॉर्मल एसेट मान के चलना है। कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले केस में रियलाइज हुआ 4500, लॉस कितने का हो गया 500 का, तो रिवैल्यूएशन डेबिट 500, और मेरी बुक्स में जेएलपी पहले से ही गिवन है 5,000, तो टू जेएलपी 5,000। दूसरे केस में पूरे 5,000 रियलाइज हुए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 5,000। तीसरे केस में 6,000 रियलाइज हुए तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 टू जेएलपी 5,000, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस जाएगा वो हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। यहां क्वेश्चन अगला कहता है सेम वही क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है, इस बार जो जेएलपी का प्रीमियम अमाउंट है वो हमें रिकॉर्ड करना है सरेंडर वैल्यू बेसिस पर हर साल। और इस केस में पार्टनर हुआ है रिटायर कुछ 15 अप्रैल 2021 को,
तो यहां मुझे सबसे पहले बात कर लूं जीएलपी अकाउंट की, कि जीएलपी अकाउंट किस तरह से बनेगा, और फिर रिमेनिंग जब पार्टनर होगा रिटायर तब अकाउंटिंग किस फॉर्म में होगी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, मैंने जीएलपी का अमाउंट पेड किया हुआ पहला 2017 में 10 जून को टू बैंक, अमाउंट मैंने पेड किया 3000। पहले साल के आखिरी में सरेंडर वैल्यू है निल, इसका मतलब मुझे पूरा 3000 करना होगा राइट ऑफ। राइट ऑफ करेंगे साल के आखिरी में 2017 में 31 दिसंबर को राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट पूरा 3000, क्योंकि इस साल सरेंडर वैल्यू है 0, तो अगले साल ओपनिंग बैलेंस लाएंगे वो है 0। 2018 में 10 जून को करेंगे पेमेंट टू बैंक, पेमेंट करेंगे 3000। अब साल के आखिरी में 31 दिसंबर को दूसरे साल के आखिरी में सरेंडर वैल्यू है 900, 900 मार्केट वैल्यू कॉस्ट 3000 विच एवर इज लोअर, लोअर है 900, तो 2100 रुपए राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में। यहां आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2100, और ये मेरा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया मेरा 900। अब अगले साल वापस 2019 में पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 900, पेमेंट किया मैंने 10 जून को टू बैंक 3000, ये मेरा हो गया वैल्यू ऑफ कॉस्ट हो गई मेरी 3900, मार्केट वैल्यू है 2000, इसका मतलब राइट ऑफ करना पड़ेगा 1900। तो 2020 में साल के आखिरी दिन बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं 1900, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन मेरा आ जाएगा ये 2000। अगले साल वापस यहां आ जाएगा मेरा 2000, प्रीमियम पेड करेंगे 3000 10 जून को। अब मेरी क्लोजिंग बैलेंस सरेंडर वैल्यू जो है वो उस साल है 3600, मैंने 2000 ओपनिंग वैल्यू है, पिछले साल तक जो वैल्यू रह गई थी 3000 साल पेड किया, टोटल वैल्यू पेड होगी 5000 मिली, कॉस्ट होगी 5000, मार्केट वैल्यू है 3600, इसका मतलब अब की बार राइट ऑफ करेंगे 1400। ये मेरा 31 दिसंबर 2000, यहां आना है 19, 31 दिसंबर 2020 तक मेरा अकाउंट बन चुका है। अब 31 दिसंबर 2020 के बाद अगले साल 1 जनवरी 2021 को अकाउंट वापस ओपन करेंगे, सरेंडर वैल्यू रहेगी उसकी कुछ 3600। इस साल अब पेमेंट नहीं होगा क्योंकि पार्टनर ऑलरेडी 15 अप्रैल को रिटायर हो चुका है। अब जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन सपोज सरेंडर वैल्यू गिवन नहीं है, तो मान के चलेंगे पिछले साल जो सरेंडर वैल्यू थी वही हमें होगी अब रिसीव। तो एंट्री सिंपल हम कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, और हो सकता है मुझे क्वेश्चन में गिवन हो, यहां तो गिवन नहीं है जनरली, अगर वहां गिवन होती है मेरे क्वेश्चन में तो जितनी वैल्यू मुझे गिवन होगी, सपोज वैल्यू गिवन है मुझे 4000, तो 400 रुपए का हो गया प्रॉफिट, वो हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। तो उस केस में एंट्री मेरी एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर हुआ रिटायर, पॉलिसी होगी कैंसिल, पूरे मिलेंगे 4000, टू जीएलपी नॉर्मल एसेट मानेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड है 3600, और टू प्रॉफिट हो गया 400 का, वो ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 400। इनकेस कम पैरालाइज होती तो लॉस हम ट्रांसफर कर देते रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला केस जब पार्टनर की होती है डेथ, जब पार्टनर की होगी डेथ तो फर्म को पॉलिसी अमाउंट होगा रिसीव, बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी 3600 रुपए पे, पॉलिसी अमाउंट रिसीव हुआ है 50,000, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, टू जेएलपी 3600, और टू पार्टनर्स कैपिटल, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में कुछ 46,400। तो ये बात थी जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर फर्म इसे एक्सपेंस मान ले या फर्म मान लेती है एसेट। इसमें तीसरा केस आता है कि जब फर्म ने एसेट तो मानी लेकिन एसेट के साथ साथ जेएलपी रिजर्व भी क्रिएट किया। जब फर्म ने जेएलपी रिजर्व भी क्रिएट किया, जेएलपी रिजर्व क्रिएट करने का मतलब सबसे पहले जितना फर्म ने प्रीमियम अमाउंट पेड किया है उसके इक्विवेलेंट ही जेएलपी रिजर्व हम करेंगे क्रिएट। जेएलपी रिजर्व कहां से क्रिएट करेंगे? रिजर्व क्रिएट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में,
जो फर्म है सारे रिजर्व क्रिएट करेगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व। ये कितने अमाउंट से होगी? ये हर साल साल के आखिरी में जेएलपी के प्रीमियम से होगी, जो हमने प्रीमियम का अमाउंट पेड किया है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब इसके बाद मुझे कंपेयर करना होगा जेएलपी की इसी दिन सरेंडर वैल्यू कितनी है। तो इस जेएलपी के रिजर्व को उसकी सरेंडर वैल्यू तक करेंगे डिक्रीज। डिक्रीज करने का मतलब, मैंने पिछले वाले केस में जब जेएलपी को एसेट माना तो वहां पर सरेंडर वैल्यू तक मैंने राइट ऑफ किया था पीएनएल अकाउंट से, यहां सरेंडर वैल्यू तक राइट ऑफ करेंगे जेएलपी रिजर्व से। तो एंट्री क्या बनेगी? जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। यहां ध्यान रखना है, मैं जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पहले ही पास कर चुका हूं, वो एंट्री मैंने कर दी है। फिर मैंने रिजर्व क्रिएट किया, फिर मैंने जेएलपी को रिड्यूस किया सरेंडर वैल्यू तक। अब ये एंट्री हर साल ऐसी चलती जाएंगी। अब जिस दिन पार्टनर होगा रिटायर या पार्टनर की होगी डेथ, उस दिन के पिछले वाली बैलेंस शीट तक जेएलपी आ रहा होगा एसेट में और जेएलपी रिजर्व आ रहा होगा लाइबिलिटी में। अब जब पार्टनर की होगी रिटायरमेंट या पार्टनर की होगी डेथ, इस जेएलपी रिजर्व को एडजस्ट करेंगे जेएलपी के साथ, एंट्री होगी जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और फिर जो एक्स्ट्रा पैसा रिलाइज होगा वो बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। या फिर दूसरा ट्रीटमेंट, इस जेएलपी रिजर्व को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स के बीच में, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और इस जेएलपी को कंपेयर कर लेंगे क्या सरेंडर वैल्यू है, तो पहले के जैसा ही ट्रीटमेंट, या फिर अगर पार्टनर की डेथ है तो कितना पॉलिसी अमाउंट रिसीव होगा उससे कंपेयर करके पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे अमाउंट को। ये बात थी केस नंबर 3। लेकिन इस केस के बेसिस पर अभी तक आईसीआई ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये बात मेरी ओवरऑल जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में हो गई कि जब एक्सपेंस माने एसेट माने किस तरह से क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। याद रखना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में चाहे एक्सपेंस मान लो चाहे एसेट मान लो, पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए, हर बार पॉलिसी का अमाउंट रिसीव होगा कैश के फॉर्म में। लेकिन जब रिटायर होगा तब सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी, और जब पार्टनर की होगी डेथ तब हमें पॉलिसी अमाउंट रिसीव होगा। एंट्री दोनों केस में एक ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। दूसरा, जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है जेएलपी का एक्स्ट्रा अमाउंट रिलाइज होगा या कम अमाउंट रिलाइज होगा, वो हम रिवैल्यूएशन अमाउंट लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब भी डेथ होगी एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर कम अमाउंट की बात कभी नहीं होगी। एक्स्ट्रा अमाउंट हमेशा ही पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा उनके ओल्ड पीएसआर के फॉर्म में। अब बात करें सेपरेट या फिर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, यहां पर भी दो ही केस बनते हैं, जब पार्टनर हो जाए रिटायर या पार्टनर की हो डेथ। अब देखिए, जब भी पार्टनर होगा रिटायर, अब फर्म में सपोज 3 पार्टनर हैं तो तीनों की लाइफ के बेसिस पर फर्म ने अलग अलग पॉलिसी ली है। जैसे मेरे एग्जांपल में कहता है सोना गब्बू, हमें 3 पार्टनर है, 3:1:1 में फर्म ने पॉलिसी ली है। पहले पार्टनर के लिए 1 लाख की, दूसरे के लिए 2 लाख की, तीसरे के लिए 3 लाख की। मतलब कोई भी पार्टनर अगर डेथ हो गई किसी पार्टनर की, पहले पार्टनर की डेथ पर मिलेंगे 1 लाख, दूसरे के मिलेंगे 2 लाख, तीसरे के मिलेंगे 3 लाख। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर पहले के 1 लाख रुपए मिलेंगे तो केवल उसे ही मिलेंगे वो 1 लाख। किसी भी पार्टनर की डेथ हो मिलेंगे तीनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे कहता है सरेंडर वैल्यू पॉलिसी हमें गिवन है। अब एडजस्टमेंट क्या होगा जब पार्टनर का होता है रिटायरमेंट, पार्टनर अमित, तो इनकेस अगर पार्टनर हुआ रिटायर, तो जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, जो पार्टनर फर्म को छोड़कर चला गया, उसकी पॉलिसी तो हो जाएगी क्लोज, उसकी पॉलिसी हो जाएगी बंद। लेकिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपनी पॉलिसी बंद क्यों करें? वो तो कहेंगे हम तो आज भी पार्टनर है, इसलिए तो हमने अलग अलग पॉलिसी ली थी कि जो पार्टनर चला जाएगा फर्म से उसकी पॉलिसी हो जाएगी बंद, हमारी पॉलिसी रहेगी कंटिन्यू। तो जब भी पार्टनर हुआ है रिटायर, जिस पार्टनर को रिटायरमेंट हुआ है उसकी पॉलिसी का अमाउंट हमें रिसीव होगा। कौन सा अमाउंट रिसीव होगा? सरेंडर वैल्यू। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी पॉलिसी कंटिन्यू ही रहेगी, केवल उनकी पॉलिसी के अमाउंट का हमें नेट एंट्री पास करना होगा। नेट एंट्री का मतलब जो इन पार्टनर्स का प्रीमियम फर्म ने पेड किया होगा, उस प्रीमियम को बियर किया तीनों पार्टनर्स ने, और आज इनकी जो सरेंडर वैल्यू है वो बटनी चाहिए थी तीनों पार्टनर में, लेकिन 2 पार्टनर उस पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो उसका हम बेनिफिट देख लेंगे। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसे कितना मिलना चाहिए था। अल्टीमेट एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा, जब पार्टनर की होती है डेथ, तो डेथ वाले केस में भी जिस पार्टनर की हुई है डेथ उसका हमें मिलेगा पॉलिसी अमाउंट,
बाकी दोनों पार्टनर्स की पॉलिसी रहेगी कंटिन्यू, लेकिन उस केस में भी हमें नेट एंट्री पास करनी होगी और ये पास होगी सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे इस एग्जांपल की बात करें, तीन पार्टनर्स थे, तीनों का पॉलिसी अमाउंट गिवन है, तीनों का सरेंडर वैल्यू गिवन है। पार्टनर अमित हुआ रिटायर, तो पार्टनर अमित जिसकी पॉलिसी थी 3 लाख रुपए की और जिसकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू था 30,000, पार्टनर अमित चला गया फॉर्म को छोड़कर, तो पार्टनर अमित का फॉर्म पॉलिसी कराएगी कैंसिल, ये 30,000 रुपए फॉर्म को होंगे रिलाइज, तो फॉर्म एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपए से अमित का हमें मिलेगा सरेंडर वैल्यू 30,000। लेकिन पार्टनर सोना और गब्बू इनकी पॉलिसी रहेगी कंटिन्यू, तो इनके जो 10 और 20,000 आज फर्म को रियलाइज नहीं होंगे, हमें केवल इनके इक्विवेलेंट नेट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या नेट एंट्री? अगर आज हम फर्म को बंद कर देते तो इसके तो 30,000 रुपए रियलाइज हुए हैं, वो एंट्री सेम यही बनती, इन दोनों की एंट्री भी इसमें शामिल हो जाती, तो इसका मतलब फर्म को 30,000 रुपए आज एक्स्ट्रा रियलाइज होते, एंट्री फर्म करती बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई, आज कल अमित रिटायर हुआ, तो अमित को उसके हिस्से का जो अमाउंट इसमें से मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। कौन कंट्रीब्यूट करेगा? दोनों पार्टनर सोना और गब्बू। क्या एंट्री बनेगी? सोना डेबिट, मतलब सोनास कैपिटल डेबिट, गब्बू डेबिट, गब्बूस कैपिटल डेबिट टू अमित कैपिटल। कितना? ये कंबाइंड अमाउंट है 30,000, अमित का शेयर कितना है? अमित का शेयर है 1/5, तो 30,000 का 1/6, 1/5 वो आ जाएगा 6,000, और 6,000 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4500 और 15। ये मैंने अमित को उसके हिस्से की अमाउंट दे दिया, और इसमें जो जीएलपी का पैसा हमें रिलाइज हुआ 30,000, इस 30,000 को हम डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इन केस अगर मैंने जीएलपी को माना है एक्सपेंस, अगर जीएलपी को एसेट मानते, अब उस केस में ये एंट्री मुझे कंपेयर करना पड़ता बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड है, और फिर प्रॉफिट या लॉस हम लोग कर लेते रिकॉर्ड। दूसरा केस यही कि जब पार्टनर की डेथ हो जाए, तो डेथ वाले केस में इन दोनों की तो मुझे सरेंडर वैल्यू से ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एंट्री सेम यही रहेगी, लेकिन जो पार्टनर अमित है इसका फॉर्म को मिलेगा पॉलिसी अमाउंट, मतलब 3 लाख रुपए, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी 3 लाख रुपए, और इस जीएलपी के अमाउंट को तीनों पार्टनर्स के बीच में करेंगे डिवाइड, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू सोनास कैपिटल टू गब्बूस कैपिटल टू अमित कैपिटल, वो रहेगा 3:1 के फॉर्म। उम्मीद करता हूं आप लोग जो जेएलपी और आईएलपी का ट्रीटमेंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोग समझ चुके हैं, और तो कोई आगे क्वेश्चन नहीं है। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में ध्यान केवल इतना रखना है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाले केस में चाहे कोई सा भी केस हो फर्म को कैश रिलाइज होगा, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में जब पार्टनर की डेथ या फिर रिटायरमेंट होगा उसकी पॉलिसी का केवल अमाउंट कैश में रिलाइज होगा, और रिमेनिंग पार्टनर्स की पॉलिसी अमाउंट का हम करेंगे नेट एडजस्टमेंट एंट्री। एक्सपेंस माना है तो ये एंट्री सेम रहेगी, चाहे एक्सपेंस मान लो या एसेट मान लो, लेकिन अगर फर्म ने एक्सपेंस माना है तो तीसरे पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसकी पॉलिसी का अमाउंट एक्सपेंस मानने वाले केस में पूरा अमाउंट डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, एसेट मानने वाले अमाउंट में जो एक्स्ट्रा रिलाइज होगा केवल वही डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ये बात थी ओवरऑल इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी और जीएलपी लाइफ पॉलिसी के ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक, हर एक टॉपिक का पिछले मई 2018 से दिसंबर 2023 तक अकाउंटेंसी में हर एक चैप्टर वाइज जितने भी आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे हैं इन सारे अटेम्प्ट में उन सबका सॉल्यूशन डिस्कस किया है अपने एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।